हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने चैनल टीवी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायो का सेशन। इसमें देखिए, पहले हमारे यहाँ पे एडवांस में कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें लिखा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के साथ साथ ही क्या हमारे यहाँ आर्मी जीडी, एयरफोर्स, एसएससी जीडी का और यूपी कांस्टेबल का भी कोर्स पूरी तैयारी करवाई जाती है, जिसमें मैथ और रीजनिंग शंकर सर के द्वारा पढ़ाया जाता है और हिंदी और जीके जीएस कुशल सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसमें यानी जो भी आपको ऑफलाइन यानी जो ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, और इसके लिए पीडीएफ भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा यानी स्टडी मटेरियल, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी उनको मिलेंगी जो हमारे यूट्यूब चैनल पर टीवी पर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चलते हैं बायो की क्लास में जो 10th का है। हमको क्या पढ़ना है? 10th की क्लास। आज दोस्तों आपको बायो की क्लास में इतना मजा आने वाला है कि आपने अभी तक ऐसी क्लास भी ना हो शायद। देखिए, यहाँ पे पीडीएफ के साथ पूरी क्लास लाइव के साथ दी जाएगी। तो हाँ, देखिए हमारा जो चैप्टर है बायो का, कौन सा? जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 10 का। तो इसमें लिखा है जीव जनन कैसे करते हैं। तो अब इसमें जनन की जो परिभाषा है, तो देखो 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए। पहला पॉइंट है जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ एसिड को अम्ल की हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, के अणुओं में अनुवांशिक गुण होते हैं, यानी जो डीएनए होता है उसमें अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट है डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं की भिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं। मतलब जो डीएनए हमारा होता है, तो जो नए जीव को जन्म देता है तो जरूरी नहीं है कि एक समान नई कोशिकाएं उत्पन्न करता है। एक समान उत्पन्न करता है परंतु समरूप नहीं होती है। ठीक है, उनका डीएनए तो सेम होगा पर क्या होगा? परंतु समरूप नहीं होगा। अगला क्या है? विभिन्नता का महत्व। लंबे समय तक प्रजाति की उत्तर यानी जीविका बनाए रखने में उपयोगी होती है। ठीक है, लंबे समय तक प्रजाति चलती रहती है, जैसे विकास का आधार। अब देखो, इसको प्रजनन यानी जनन को 2 भागों में बांटा गया है। बांटा तो 3 गया है, तो उसको आगे पढ़ाया जाएगा कायिक प्रजनन। तो यहाँ पे पहले अलैंगिक प्रजनन है, दूसरा क्या है? लैंगिक प्रजनन। तो अब पढ़ते हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या है और अलैंगिक प्रजनन क्या है। क्योंकि दोस्तों हमारी इस आज की बायो की क्लास में आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसमें आपको इतना आज मजा आने वाला है कि कुछ। अब इसमें देखिए, आपको दिख ही रहा होगा, इसमें पूरा स्लाइड के साथ पढ़ाया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो हम आज का वीडियो लेके आए हैं, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा मजा आएगा अच्छे से। अगला है, देखिए आगे, हाँ, अलैंगिक जनन यानी अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? एक जीव नए जीव उत्पन्न करता है। ठीक है, जो एक जीव होता है तो क्या करता है? नए जीव उत्पन्न करता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। फिर क्या है? नए जीव पैतृक जीवों के समान समरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। अब देखिए, इसकी परिभाषा से पता क्या चला कि जो एक जीव है
तो नए जीव का निर्माण करता है, यानी उत्पन्न, जो नए जीव को उत्पन्न करता है पर युग्मक नहीं बनाता। युग्मक का मतलब जोड़ा नहीं बनाता, ठीक है। दूसरा नंबर है समान भी होता है, समरूप भी होता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, जो अलैंगिक जनन होता है तो किसमें होता है। जैसे हमने पहले आलू ले लिया, ठीक है। अब आलू को यदि आलू को काट के हम बो देंगे तो हमें आलू मिलता है, तो उसके लिए कोई युग्मक की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल एक ही आलू को यदि हम काट करके बो दें तो दूसरा आलू उत्पन्न हो जाता है, यानी तैयार हो जाता है। इसका मतलब है कि एक जीव दूसरे जीव को उत्पन्न कर देता है, ठीक है, अपने जैसा। अब आलू है, जैसे आलू जिस तरह का होगा उसी तरह का आलू बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये समान भी होता है और समरूप भी होता है। और दूसरी बात कहें, जैसे गन्ने बो दिए जाते हैं तो गन्ना भी इसी में आ जाता है, ठीक है। अब अगला क्या है, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या है, दो एकल जीव, यानी दो एकल जीव, इसमें दो जीव होते हैं। अब इसमें दो जीव होते हैं, यानी कौन कौन से होते हैं, एक नर होता है, एक तो नर होता है, और दूसरा क्या होता है, एक नर हो गया और दूसरा क्या होता है, एक नर हो गया और दूसरा मादा होता है, मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। यानी एक नर और एक मादा मिलकर कोई नया जीव उत्पन्न करते हैं। इसमें नर और मादा का युग्मक बनते हैं, यानी नर और मादा का इसमें युग्मक बनाया जाता है। तो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब यहाँ पे उसी में पॉइंट दिया गया है कि नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप है। इसका मतलब जो नर और मादा है नए जीव का उत्पन्न करते हैं, नया जीव जो उत्पन्न होता है तो उससे समान तो होता है, समान होता है उसी जैसा, पर समरूप नहीं होता कि सेम उसका रूप अलग हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है, प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक है, यानी प्रजाति में विभिन्नताएं होती हैं, उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्या, अलैंगिक प्रजनन की विधियां। अलैंगिक प्रजनन की विधियां है, पहला नंबर है इसमें विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी जो अलैंगिक प्रजनन में है तो इसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, एक कोशिका है, धीरे धीरे इसको देखो प्रजनन जब करती है धीरे धीरे, तो क्या धीरे धीरे देखो यहाँ से बढ़ती हुई चली जा रही है। अब यहाँ से पूरी तरह अलग अलग हो गई। अब ये भी जब अलग जाएगी तो ये भी धीरे धीरे ऐसे फिर ऐसे बढ़ जाएगी, यानी कई भाग में। तो ये क्या होता है, अलग अलग दो भागों में या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। इसको दो भागों में बांटा गया। पहला नंबर है द्विखंडन। जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जो कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित कर देती है, यानी जो जीव होगा तो दो कोशिकाओं में, जैसे यहाँ पे एक कोशिका है एक कोशिका है, दो कोशिकाओं में विभाजित कर दिया तो इसको क्या कहा जाएगा, द्विखंडन। और ये उदाहरण क्या है इसका, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जब ये द्विखंडन में इसको विभाजित करता है, ठीक है, दो खंडों में विभाजित कर, यानी दो कोशिकाओं में विभाजित कर देता है, इस यानी अमीबा क्या, अमीबा। अब अगला क्या है, दूसरा नंबर है उसी में विखंडन में है बहुखंडन। अब बहुखंडन क्या होता है, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो उसका उदाहरण क्या है, उसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। अब उसी में अलैंगिक जनन विधियां है, जो खंडन है, दूसरा नंबर है। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इसको क्या, उदाहरण पे क्या है, स्पाइरोगाइटा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा नंबर है पुनरुद्भवन, यानी पुनरुद्भवन का मतलब होता है पुनर्जन्म। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव को जन्म देता है, ठीक है। जब कोई टुकड़ा पुनर्जन्म का मतलब जब कोई
टुकड़ा अलग अलग टुकड़ों में, कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो प्रत्येक उसका टुकड़ा एक नए जन्म। जैसे इसी में भाई आलू जैसे है, आलू एक आलू है, थोड़ा थोड़ा काट करके लगा देंगे तो प्रत्येक आलू का टुकड़ा अपने जैसे एक आलू का जन्म दे देता है। ठीक है, अगला नंबर है इसमें आइए, अगला नंबर है मुकुलन। अब मुकुलन क्या है? मुकुलन एक प्रकार से देखा जाए, जैसे आपने आलू बो दिया, गन्ना लगा दिया, तो उसमें जो क्या होता है, बोला जाता है कि पंखुड़ी निकल रही है, अथवा थोड़ा थोड़ा जैसे चने हैं उसमें क्या निकल रहा है, यानी अंकुर। ठीक है, अंकुरे जो हो जाते हैं, यानी जिसमें कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा फूटने लगा, उसको क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। तो इसमें लिखा कि इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। उभार का मतलब वही अंकुर, जिसे मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। उदाहरण है इसका हाइड्राइस्ट है या खमीर, उसी को खमीर कहा जाता है। दूसरा नंबर है अगला, अगला देखिए बीजाणु समासन। बीजाणु समासन कुछ जीवों में तंतुओं के सिरे पर, कुछ जैसे कोई जीव होता है उसके तंतुओं के जो सिरे पर होता है तो धानी बनती है, और जिसमें बीजाणु होते हैं। अब इसमें जो धानी बनी है इसमें क्या है? बीजाणु है। अब बीजाणु क्या होते हैं? गोल संरचना वाली होती है, जो एक मोटी भित्ति, यानी इसकी जो भित्ति यानी बाहरी जो परत होती है तो मोटी होती है ताकि मजबूत रहे, जो क्या करती है? रक्षित होती है, यानी रक्षा करने वाली होती है। अगला क्या है? किसी में है अनुकूल परिस्थिति में मिलने पर बीजाणु वृद्धि यानी करने लगते हैं। जो ये जो बीजाणु है तो क्या होते हैं? वृद्धि करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे आगे क्या होता है? बढ़ने लगते हैं। अगला है कायिक प्रवर्धन, इसी को कहा जाता है, यानी लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और एक होता है कायिक जनन, इसी में आ जाता है। तो कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी जैसे हमने कोई पेड़ लगाया, यानी पेड़ काट के लगाया, ठीक है, तो उसी से जो दूसरा नया पौधा उत्पन्न हुआ उसी को क्या कहा जाएगा? कायिक प्रवर्धन कहा जाएगा। जैसे कि आप गुलाब ले लेते हैं, ठीक है, गुलाब का पेड़ का जो डाली होती है उसकी, यदि उसको काट करके लगा देते हैं तो दूसरा यानी गुलाब का पेड़ पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब इसे जड़ भी कहा गया, तना भी कहा गया। अब देखिए इसमें दिया है एग्जाम्पल में प्राकृतिक विधियां, जैसे जड़ द्वारा क्या उत्पन्न होता है? जड़ द्वारा डहेलिया उत्पन्न होता है, या तो शकरकंद तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, तो जड़ द्वारा उत्पन्न होता है। तने द्वारा आलू उत्पन्न होता है, और क्या होता है? अदरक उत्पन्न होता है। पत्तियों द्वारा बायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर के नया पौधा बनाती हैं। कृत्रिम विधियां हैं, यानी कृत्रिम विधियां क्या? रोपण से क्या आम तैयार होता है? रोपण करने से देखो आम क्या होता है? रोपण से होता है। कर्तन का मतलब गुलाब से तैयार होता है, तो कर्तन का मतलब काट करके, जैसे गुलाब की डाली को काट करके लगा देंगे तो दूसरा गुलाब का पौधा तैयार हो जाएगा। फिर क्या है? लेयरिंग क्या होता है? चमेली से तैयार होता है, लेयरिंग करने से चमेली का पेड़ तैयार होता है। अब देखिए ऊतक संवर्धन, ये क्या है? इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, यानी जो कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कैलस कहा जाता है, परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन्स माध्यम में रखा जाता है, जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। इसमें उदाहरण है आर्किड या सजावटी पौधे। अगला है इसमें कायिक संवर्धन के लाभ। कायिक संवर्धन के लाभ क्या है? बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। और क्या है? नए पौधे
जैसे आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। दूसरा है बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने में सस्ता और आसान तरीका। अब इसमें क्या है, अगला है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक के मिलने से बनता है। ठीक है, नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नता रूप से होती है और पुष्पित पौधों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, फूल पौधे का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग बाह्य जल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। आगे पुष्प पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया है, पुंकेसर का चित्र दिया गया है, यानी पुष्प का संरचना दी गई है, जिसमें आपको देखिए बताना है ये क्या होता है। पहला नंबर इसमें लिखा फूल के प्रकार। फूल के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प को यानी उसमें क्या क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। यानी जो उभयलिंगी होता है उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण जैसे सरसों है, गुड़हल है, और क्या दूसरा नंबर क्या है, एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर में कोई एक ही जन्मांक उपस्थित होता है। जैसे पपीता होता है, तरबूज होता है। ठीक है, अगला क्या है, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना की गई है। अब पुष्प की संरचना में जो ये वाला भाग होता है, देखिए ये जो पंखुड़ी दिया है, जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, पंखुड़ी कहा जाता है। और ये जो आप फूल के सबसे नीचे और जो हरी हरी थोड़ा सा जैसे कोई पंखुड़ी है, ठीक है, तो उसके पहले नीचे क्या होता है, हरा हरा जो बाह्य दल लगा होता है, इसको क्या बोला जाता है, बाह्य दल कहा जाता है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर ये जिसको क्या कहा जाता है, परागपुष्प तंतु कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, पुंकेसर भी कहा जाता है। जैसे कि आपने पुष्प में देखा होगा, जैसे आप गुड़हल का फूल देखते हैं, उसमें हल्का हल्का उसमें धुआं निकले रहते हैं और बाहर की ओर पतली पतली पीली पीली परागपुष्प निकली होती है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, परागपुष्प तंतु कहा जाता है। फिर इसके बाद जो बीज में होता है, बीज में जो यही क्या होता है, यही अंडा होता है। ठीक है, यही यानी बीज को जन्म देता है, इसको क्या कहा जाता है, बीजाणु कहा जाता है। और यहाँ पर इसी के अगल बगल यानी बाहरी ओर क्या लगा होता है, अंडाशय लगा होता है। और ये क्या इसको कहा जाता है, वृत्तिका कहा जाता है, बीच वाले भाग को। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, जब सबसे ऊपरी भाग होता है उसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। और इस वाले भाग को, इस वाले पूरे वाले भाग को क्या कहा जाता है, जिसमें अंडाशय भी आता है, वृत्तिका भी आता है और वर्तिकाग्र भी आता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्त्री केसर कहा जाता है। और ये वाला पुंकेसर, यानी ये स्त्री वाला भाग है और ये वाला पुंकेसर वाला भाग है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ देखिए, बीज निर्माण की प्रक्रिया। अब बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसमें देखिए परागकोश में उत्पन्न परागकण, जो परागकोश होता है उसमें उत्पन्न जो परागकण होते हैं, हवा, पानी, तंतु या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी स्वपराग, वर्तिकाग्र मतलब स्वपराग या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र परपराग पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अगला है परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अगला क्या है, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मज का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। अगला हाँ देखिए, अब यही अंडाशय वाला पार्ट दिया गया है, जिसमें क्या है, ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या परागकण बोला जाता है, जो कि इसका बाहरी परत होती है वर्तिकाग्र बोला जाता है। जो बीच वाला होता है इसे नर युग्मक बोला जाता है। ये जो नली होती है इसको क्या बोला जाता है, पराग नली बोला जाता है। और यहाँ पर मादा युग्मक होता है, बीच में जो क्या होता है, मादा युग्मक होता है। और ये क्या बाहरी परत जो होती है उसको अंडाशय बोला जाता है। वर्तिकाग्र परागकणों का अंग। अगला है मानव में प्रजनन।
मानव में प्रजनन कैसे होता है? मानव में लैंगिक जन्म होता है, यानी मानव में क्या होता है? लैंगिक जन्म होता है। लैंगिक परिपक्वता यानी जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड यानी अंडाशय कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं। अब जैसे दिया गया यौनारंभ के परिवर्तन क्या क्या होते हैं, यानी किशोरों में एक समान कांक व जननांग के पास गहरे बालों का उगना, यानी कान और नाक के जो जननांग पर होता है तो क्या होता है? बालों का उगना होता है। तो दूसरा नंबर त्वचा का तली होना तथा मुहासे निकलना, ठीक है। और अगला नंबर क्या है? दूसरा नंबर यानी लड़कियों में क्या होता है? स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और रजोधर्म होने लगता है। और लड़कों में क्या होता है? चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना होता है और आवाज का फटना होता है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, ठीक है। अगला नंबर है नर जनन तंत्र। ये क्या होता है? पहला नंबर है इसमें वृषण। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। वृषण कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। नर युग्मक यानी शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं? वृषण पर। अब इसके बाद वृषण ग्रंथि यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न करती है और ये क्या कार्य करते हैं? पहला नंबर शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करते हैं, लड़कों में यौनावस्था को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है शुक्रवाहिनी, यानी ये शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। दूसरा नंबर है इसे मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ शिशन कहते हैं। अगला है, हाँ देखिए इसमें से यानी चित्र भी बताया गया है और देखिए इसको चित्र को क्या नाम दिया गया है? मादा का नर जनन तंत्र। अब इसमें है यानी मानव नर का जनन तंत्र। अब इसमें क्या है? संबंधित ग्रंथियां, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, ठीक है। तरल माध्यम में आ जाते हैं। ये माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। अब इसमें चित्र दिया गया है, इसमें ये देखो क्या होता है? ये क्या होता है? मूत्र नलिका होती है, ये जो होता है मूत्राशय होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये वाली शुक्राशय यानी यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं। और ये क्या है? वृषण कोष है, ठीक है। शुक्रवाहिनी चित्र आप बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ यहाँ पे क्या है? मादा जनन तंत्र। इसमें क्या होता है? अंडाशय होता है, ठीक है। पहला तो मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण करते हैं, अंडाशय में होता है, ठीक है। लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, ठीक है। यौनारंभ पर इसमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। नेक्स्ट है इसमें दिया देखिए 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक किया जाता है, ठीक है। अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न करता है। इसमें अंडवाहिका भी होती है जिसे क्या फलोपियन ट्यूब कहा जाता है, जिसमें अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय यानी तथा स्थानांतरण करती है, गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद गर्भाशय क्या होता है? ये एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। चित्र भी आपको यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसको बना लेना है अच्छे से और इसको जो नाम लिखी है इसको भी लिख लेना है, ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें कुछ अगला है जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो क्या होता है? निषेचित अंड युग्मज का कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित
पश्चात युग्मन में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा है प्लेसेंटा। यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में घसी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मां के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अवशिष्ट पदार्थों का निपटान। ठीक है। अगला क्या है? अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक समय को गर्भकाल कहते हैं। इसी अवधि लगभग 9 महीने होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। अगला है यदि निषेचन नहीं होता है तो भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे टूट जाती है। योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। यह चक्र लगभग 1 महीने समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष तक की उम्र के अंडाशय में अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण क्या है? जिसको STPS कहा जाता है। इसमें अमोघ रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित गोनोरिया और सिफिलिस। ठीक है। फिर इसी में भी है विषाणु जनित मनसा यानी मस्सा, वास्तु कहते हैं STI एड्स। कंडोम के उपयोग से रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोका जा सकता है, संभव है। ठीक है। गर्भरोधन क्या होता है? गर्भरोधन को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। अगला क्या है? गर्भरोधन के प्रकार। यांत्रिक अवरोधन शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। ठीक है। जिसम को ढकने वाले लोग का प्रयोग किया जाता है। रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और क्या? रासायनिक तकनीक। मादा में अंड को ना बढ़ने देना, इसके लिए दवाई दी जाती है जो हार्मोन्स के संतुलन को परिवर्तित करते हैं। इसके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, यानी इससे नुकसान भी हो सकता है। इसमें क्या है? लूप या कापर को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिसमें गर्भधारण नहीं होता। शल्यक्रिया तकनीक यानी नसबंदी यानी पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोका जा सकता है। इसमें अगला है यानी महिलाओं में वायु को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना यानी भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण को गर्भाशय से ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक। यह तभी संभव होगा जब तक लोगों को जागरूकता फैलाई हो जाएगी। भ्रूण हत्या तब भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। आज इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको स्क्रीनशॉट लेकर के और हल करके इसको बताना है। यानी तो जितना आपने पढ़ा, पूरी क्लास में जितना आपने पढ़ा है, उसी में से सारे क्वेश्चन आपको बताना है। यानी 10 क्वेश्चन हैं जो 1-1 नंबर 2-2 नंबर के हैं, किसी बात 3-3 नंबर के हैं। तो 7 क्वेश्चन दिए गए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर अगले यानी 5-5 नंबर के क्वेश्चन कितने? 6 क्वेश्चन। अब इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।